Hi guys, welcome to my channel. I am Dr. Shaili and today we are going to discuss Samskara, a very interesting novel by U.R. Anantha Murthy. Samskara नॉवेल का जो सब टाइटल है वो है अ राइट फॉर अ डेड मैन. ठीक है, नॉवेल का टाइटल है संस्कारा और सब टाइटल क्या है, अ राइट फॉर अ डेड मैन. राइट मतलब होता है जो रिचुअल होते हैं ना, सेरेमनी होती है किसी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए जो राइट्स होते हैं वो. तो ये जो नॉवेल है ना, ये इतना सीरियस है नहीं जितना ये दिख रहा है. ये बहुत ही थोड़ा फनी भी है और बहुत सीरियस इश्यूज़ को उठाता भी है. ठीक है, तो इसके बारे में हम आराम से भी पढ़ेंगे. बट फर्स्ट लुक एट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द नॉवेल. फर्स्ट, इट इज़ अ नॉवेल. तो इसका जॉनरा क्या है, नॉवेल है. जैसे ड्रामा होता है, पोइट्री होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, ये क्या है, एक नॉवेल है. ठीक है, विच इज़ अ बिग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी. एंड इट इज़ रिटन बाय U.R. अनंथा मूर्ति एंड ही वॉज अ प्रोफेसर. उन्होंने ये नॉवेल लिखा था कन्नड़ लैंग्वेज में और R. K. रामानुजन ने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. ये नॉवेल इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी 1970 में. ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1965 में. अब आपको याद कैसे रखेंगे कि ये 1965 में पब्लिश हुआ था? आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट दैट 1965 में ही इंडो पाक वॉर हुआ था. ठीक है, तो इसी टाइम पे ही क्या हुआ था, संस्कारा भी पब्लिश हुआ था और उसी के 5 साल बाद क्या था, 1970 में इसको मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया था. और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. तो आप अगर चाहो तो उसे भी देख सकते हो. पर उसमें क्या है कि वो लोग कन्नड़ में ही आपस में बात कर रहे हैं और मूवी एकदम ब्लैक एंड वाइट में है गाइज. तो आप लोगों को नीचे जो कैप्शंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. इस नॉवेल की जो सेटिंग है वो है दुर्वासापुर. इसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है और बेसिकली दुर्वासापुर के अंदर एक एरिया है जिसको अग्रहारा कहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे ब्राह्मण्स रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर ही इसकी सेटिंग है. तो जितना भी कुछ एक्शन होता है वो सारा इसी प्लेस पे होता है. आई गेस अभी तक आपने मेरे पहले के ही वीडियोज़ देखे हैं तो आप समझ गए हैं कि सेटिंग किसे कहते हैं. सेटिंग मतलब जहाँ पे पूरे नॉवेल का या ड्रामा का पूरा एक्शन होता है. अब जो नॉवेल है इसके टाइटल पे बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि इसका नाम संस्कार क्यों है. ठीक है, तो संस्कार का एक जो जनरल मीनिंग होता है वो तो ये है कि जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि हमें अच्छे संस्कार होने चाहिए, हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से बिहेव करें सोसाइटी में. तो बेसिकली संस्कारास आर द सीड्स विच वी पुट इन समवंस माइंड सो दैट they develop a kind of consciousness and they develop some kind of conscious thoughts which will lead them to a certain behavior. ओके, तो संस्कार का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम बचपन से लेके बड़े होने तक सीखते हैं. ठीक है, तो वो सभी कुछ क्या होते हैं, संस्कार होते हैं. और एक जो दूसरा मीनिंग है वो है हिंदुइज्म में. हिंदुइज्म में संस्कारा का एक अलग मीनिंग है. इट हैज़ गॉट अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ आइडिया. देर आर 16 संस्कारास इन हिंदुइज्म. तो 16 संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में. ठीक है, उसके पैदा होने से लेके, ठीक है, उसके नामकरण, विवाह संस्कार, इस तरह के अलग अलग संस्कार होते हैं और लास्ट में होता है आपका अंतिम संस्कार. हिंदुइज्म में संस्कारा का मतलब है रिलीजियस प्यूरिफिकेटरी राइट्स, कि ये इस तरह के विधि विधान जो हमें पूरी लाइफ में एक तरह से प्योर बनाते हैं और सेक्रेड बनाते हैं. कुछ इस तरह के विधियां हमारी लाइफ में की जाती हैं, इस तरह के संस्कार, इस तरह के पड़ाव हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें एक डिफरेंट पर्सन बनाते हैं. जैसे विवाह संस्कार के बाद इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है. ठीक है, व्हेन देयर इज़ योर नामकरण संस्कार, तो उसके बाद से आपको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है. तो इट इज़ काइंड ऑफ राइट्स ऑफ अ पैसेज. ठीक है, और आप जब उस पैसेज से गुजरते हो देन यू आर अ चेंज्ड person in your mind and your soul. तो basically it is about purification of an individual. पर इस नॉवेल में we are not only talking about the last rights of a person, but we are actually talking about the purification of people, purification of society, and we will get to know about it later on in the other slides. अब आते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर. इस नॉवेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है नारायणप्पा, जो कि एक एंटी ब्राह्मणिकल ब्राह्मण है. मतलब कि एक ऐसा ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण होने के उसमें कोई भी गुण नहीं है. ठीक है, वो ड्रिंक करता है, खूब शराब पीता है और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है. ठीक है, एंड ही ईट्स मीट, ही ईट्स फिश एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, और बिल्कुल बिलीव नहीं करता है. ही चैलेंजेस ब्राह्मणिज्म अ लॉट. देन देयर इज़ प्रणेशाचार्य. प्रणेशाचार्य जो है वो माधवा ब्राह्मण्स जो हैं, माधवा मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट जो वैदिक स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ते हैं और उनके जो लर्नर्स होते हैं वो होते हैं माधव ब्राह्मण. वो खुद भी एक माधव ब्राह्मण है और वो बाकी जितने भी ब्राह्मण्स हैं अलग अलग, उन सबका लीडर है. किसी को भी जब भी कोई एडवाइस चाहिए होती है तो वो उसके पास ही जाते हैं कि उसे शास्त्रों का बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान है. थर्ड इज़ चंद्री.
चंद्री जो है एक लोअर कास्ट वुमन है एंड शी इज़ ऑल्सो अ प्रोस्टिट्यूट, और वो नारायणप्पा के साथ रहती है और नारायणप्पा के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, बट वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। और नारायणप्पा क्योंकि चंद्री के साथ रहता है तो इस वजह से नारायणप्पा को भी लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ब्राह्मण्स तो बिल्कुल उसे बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट कोटि का ब्राह्मण मानते हैं। देन देयर इज़ पुत्ता। पुत्ता बहुत ही लेट में उसकी नॉवेल में एंट्री होती है, जब सारा एक्शन हो जाता है और प्रणेशाचार्य सब कुछ छोड़ के जा रहा होता है विलेज को, तो उस समय पुत्ता उसे मिलता है और वो एक्चुअली आचार्य को यानी कि प्रणेशाचार्य को लाइफ की रियलिटी दिखाता है कि व्हाट लाइफ इज रियली लाइक। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस, दुर्वासापुर ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहीं सारा का सारा एक्शन होता है और इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है दुर्वासा ऋषि से। ठीक है, जो जो ऋषि दुर्वासा थे, आप सभी ने उनके बारे में कई सारी स्टोरीज सुनी भी होंगी कि ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा सबको ही श्राप देते रहते थे। उन्होंने सरस्वती को भी श्राप दिया था, इंद्र को भी श्राप दे दिया था, शकुंतला को श्राप भी इन्होंने दिया था कि दुष्यंत तुम्हें भूल जाएगा, और इवन कई लोगों को इन्होंने वरदान भी दिया था। ठीक है, तो ही इज़ फेमस फॉर हिज कर्सेस एंड बून्स, और इस प्लेस का नाम भी उनके नाम के पीछे ही है। ठीक है, दुर्वासापुर, और बेसिकली जो मेन एक्शन हो रहा है वो अग्रहारा में हो रहा है। ठीक है, देन देयर इज़ प्रजातिपुरा। प्रजातिपुरा उसी के पास का एक गांव है जहां दुर्वासापुर के लोग बाद में हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। मेलिगे, कुंडापुरा, तीर्थहल्ली, ये सारी की सारी जगह जो है आसपास के गांव हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं तो ये नॉवेल सिर्फ ऊपर ऊपर की स्टोरी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा बिकॉज देयर आर सो मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, यू नो। तो बेसिकली ये जो संस्कारा द राइट्स ऑफ अ डेड मैन है, एक्चुअली में नॉवेल के बिगिनिंग में ही नारायणप्पा की डेथ हो जाती है और सारे के सारे ब्राह्मण्स इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिलेमा में फंस जाते हैं कि आखिर उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि उसकी हरकतें तो बिल्कुल ही एंटी ब्राह्मण थी। तो ब्राह्मण्स में से अगर कोई भी उसका अंतिम संस्कार करेगा तो उसको बाकी लोग उसका क्या करेंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, उसको एक्सकम्युनिकेट कर देंगे। तो कोई भी उसका एक तरह से अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता है। पर जब चंद्री आती है, क्योंकि चंद्री देख रही होती है ना कि नारायणप्पा की बॉडी सड़ रही है एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ फाउल स्मेल, तो वहाँ जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप लोग नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर लीजिए या फिर मैं कर लेती हूँ। पर वो खुद नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लोअर कास्ट वुमन है एंड शी कैन नॉट डू द क्रिमेशन राइट्स ऑफ अ ब्राह्मण पर्सन। तो अब क्या होता है कि ये चंद्री अपना गोल्ड वगैरह ऑफर करती है कि मेरे सोने के कड़े वगैरह ये सब ज्वेलरी ले लो और तुम नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर दो। जितनी भी वहाँ पे ब्राह्मण विमेन होती हैं उनकी भी नज़र चंद्री के गोल्ड पर होती है कि अगर हम नारायणप्पा का क्रिमेशन करेंगे तो ये गोल्ड हमें मिल जाएगा। बट फिर उसके बाद कुछ जो बाहर के जो ब्राह्मण्स आए होते हैं पास के गांव से, वो बोलते हैं कि नहीं, हम प्रणेशाचार्य के पास जाएंगे और प्रणेशाचार्य ही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रणेशाचार्य जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन है, ठीक है, तो वो सारे के सारे शास्त्र ढूंढ लेते हैं, सब कुछ ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता है। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द आइडिया दैट ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड टू बी सो प्योर कि ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी ऐसा भी कभी भी नहीं सोचा गया और ना ही प्रेजेंट किया गया शास्त्रों में। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं गई तो उसका सल्यूशन कहाँ से मिलता। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द हॉलोनेस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ फॉल्स ब्राह्मणिज्म, ओके, दैट इज प्रोजेक्टेड इन सोसाइटी। अब जब प्रणेशाचार्य को कोई भी आइडिया नहीं मिलता है तो फिर प्रणेशाचार्य मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के लिए गांव से ही थोड़ा दूर एक हनुमान टेम्पल होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते समय ही मीट्स चंद्री। तो चंद्री को देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगती है। व्हेन ही सीज चंद्री, चंद्री वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ही गेट्स mesmerized बाई हर ब्यूटी। तो एंड प्रणेशाचार्य इज seduced बाई द ब्यूटी ऑफ चंद्री, एंड व्हेन ही वेक्स अप ही फाइंड हिमसेल्फ इन द लैप ऑफ चंद्री। और जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि देर इज़ सो मच डार्क एंड देर इज़ चंद्री विद हिम। तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है कि व्हाट हैव आई डन, कि गणेशाचार्य ने एक ऐसी अपाहिज औरत से शादी की थी जिसका नाम भागीरथी था, जिससे कि वो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का भी पालन पूरे लाइफ टाइम कर सके। वो उसकी सेवा करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड ही इज़ लीडिंग अ वेरी पायस लाइफ अंटिल दिस हैपन्स विद चंद्री। और नाउ ही इज़ गिल्ट रिडन। तो वो क्या करते हैं, इस गिल्ट में ही डज नॉट सी द डायरेक्शन एंड ही जस्ट वॉक्स आउट फ्रॉम देयर। और प्रणेशाचार्य गांव छोड़ के एकदम चले जाते हैं। जब वो गांव से निकलते हैं तो
प्रणेशाचार्य को एक पुत्ता नाम का व्यक्ति मिलता है। उधर चंद्री भी अपने गांव में वापस जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ नारायणप्पा वो उस पूरी जो झोपड़ी है, पूरा जो घर है जहाँ पर नारायणप्पा की बॉडी सड़ रही होती है, वहाँ पे उसको वो पूरा जला देती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा घर जल जाता है और इस तरह से उसकी बॉडी क्रीमेट हो जाती है। ठीक है, और फिर वो भी अपने नेटिव विलेज कुंडापुरा के लिए चली जाती है कि मैं अपने नेटिव विलेज जो मेरा ओरिजिनल विलेज था, मैं वहाँ चली जाती हूँ। ठीक है, देन जब प्रणेशाचार्य यहाँ पुत्ता को मिलता है रास्ते में, तो पुत्ता एक ऐसा चैटी फेलो है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा कलरफुल वेज ऑफ लाइफ दिखाता है। ही टेक्स हिम टू अ मेला और मेले में लेके जाता है उसे। ठीक है, और वो उसे बहुत ही प्रैक्टिकल साइड दिखाता है लाइफ की। ठीक है, पुत्ता का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। पुत्ता इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस नॉवल। ठीक है, अब पुत्ता जो है रास्ते में एक पद्मावती नाम की जो उसकी कीप है, ठीक है, उसकी लेडी है, तो वो उसके पास जाकर के भी मिलता है और प्रणेशाचार्य को भी अपने साथ लेके जाता है। प्रणेशाचार्य बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है कि पुत्ता उसके साथ से हट जाए, पर पुत्ता उनको कभी बिल्कुल भी जाने नहीं देता है और वो बार बार बात करते रहता है। ठीक है, ही आस्क हिम रिडल्स, तो उसको खूब सारी पहेलियाँ पूछता है। तो प्रणेशाचार्य को समझ में नहीं आता है कि क्या मैं इसको रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि प्रणेशाचार्य क्या है, एक ब्राह्मण है और पुत्ता एक लोअर कास्ट मैन है। तो नॉवेल में किस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि पुत्ता इज नॉट इवन एलिजिबल ऑफ वॉकिंग विद प्रणेशाचार्य, कि वो प्रणेशाचार्य के साथ वॉक करने लायक भी नहीं है। तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्रणेशाचार्य डिलेमा में फंस जाते हैं कि क्या मैं इसके रिडल्स का आंसर दूं या नहीं दूं। अगर नहीं दूंगा तो ये मुझे बेवकूफ़ समझेगा, और अगर मैं इसको आंसर देता हूँ then he will be my companion and which is not according to the laws of caste. Okay, अब now coming back to the story. ठीक है, जो पद्मावती है, पद्मावती भी एक कीप है। ठीक है, बहुत सारे विलेज जो चीफ्स होते थे वो अलग अलग तरह से अलग अलग लेडीज़ को अपनी कीप बना के रखते थे, कि प्रोस्टिट्यूट्स की तरह रखते थे। तो पद्मावती भी वैसी ही है। और पद्मावती से मिलकर के पद्मावती भी प्रणेशाचार्य को बहुत ज़्यादा सिड्यूस करने की कोशिश करती है, बट प्रणेशाचार्य और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं एंड ही गेट्स रिमाइंडेड ऑफ चंद्री, और उनको चंद्री की याद आने लगती है एंड ही लॉन्ग्स फॉर हर, ही एक्चुअली मिसेज हर। ठीक है, देन ही डिसाइड्स टू गो बैक टू दुर्वासापुरा एंड टेल एवरीवन द ट्रूथ। और फिर वो वापस दुर्वासापुर के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, एक कार्ट में, बुलक कार्ट में। और उसके बाद वो सोचते हैं कि नाउ आई हैव टू गो बैक एंड फेस ऑल द थिंग्स। तो यू आर अनंथा मूर्ति एक्चुअली में इस नॉवेल को एंड में बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में बताते नहीं है कि व्हाट हैपेंस इन द एंड, बट ही लीव्स इट देयर वेयर प्रणेशाचार्य डिसाइड्स टू गो बैक। अब हम एक एक कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है नारायणप्पा। नारायणप्पा के बारे में बताया कि वो एक एंटी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण तो है बाय बर्थ, पर उसकी हरकतें बिल्कुल भी ब्राह्मण्स जैसी नहीं है। वो एक चंद्री नाम की लोअर कास्ट प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है एंड शी एंड ही हैज़ लेफ्ट हर ओन वाइफ, तो अपनी वाइफ को भी उसने छोड़ दिया है। ही लिव्स विद चंद्री एंड ही ड्रिंक्स अल्कोहल। ठीक है, एंड ही ऑल्सो ईट्स फिश एंड मीट, और एक बार तो उसने जो टेम्पल पॉन्ड है उसमें से भी फिश निकाल के मार के खा ली थी। ठीक है, एंड देन ही एक्चुअली क्वेश्चंस द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ऑल हिज लाइफ, और इवन डेथ के बाद भी हिज डेथ ऑल्सो क्वेश्चंस द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और द फॉल्स ब्राह्मणहुड। जब नॉवेल की बिगिनिंग में नारायणप्पा की डेथ हो जाती है, तो ये न्यूज़ चंद्री लेकर के आती है अग्रहारा में। तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं कि हम इनमें से कोई भी नारायणप्पा को क्रिमेट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटी ब्राह्मणिकल था। पर जब चंद्री अपना गोल्ड वहाँ रख देती है, अपनी ज्वेलरी रख देती है कि यू कैन टेक माई ज्वेल्स एंड प्लीज़ क्रिमेट नारायणप्पा बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग फाउल स्मेल इन द हाउस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड बॉडी सड़ने लग जाती है कुछ टाइम बाद, तो फिर वो फाउल स्मेल भी क्रिएट करेगी। तो उसका जो गोल्ड देख करके क्या हो जाते हैं, वो सभी का मन डोल जाता है एंड दे नाउ वांट टू क्रिमेट नारायणप्पा। ठीक है, तो एक तरह से ये स्टार्टिंग में ही there is a rejection of ideal Brahminism. There is no such thing that exists according to Naranappa. Then there is Praneshacharya. Praneshacharya is the protagonist of the novel. जो मेन एक्शन वाला व्यक्ति है इसमें, ठीक है, वो प्रणेशाचार्य ही है। और ही इज़ अ लर्नेड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, तो वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। और बेसिकली ही इज़ अ माधवा ब्राह्मण, ठीक है, जो कि फेमस हैं कि अपने वैदिक स्क्रिप्चर और वैदिक लर्निंग के लिए फेमस हैं। ठीक है, जो मूवी थी उसमें जो प्रणेशाचार्य का रोल है ना, वो इन्होंने किया था। डू यू नो हिज फेस? आई विल गिव यू अ सेकेंड। He is Girish Karnad. Now you will remember him.
ही इज़ द वन फ्रॉम एकता टाइगर मूवी, जिसमें कि सलमान खान के वो बॉस बने होते हैं ना। अब तो उनकी डेथ हो गई है रिसेंट, कुछ 1-2 साल पहले आई गेस, ठीक है? पर प्रणेशाचार्य ने ही रोल किया था उस मूवी में, ठीक है? जो 1970 में पब्लिश हुई थी, रिमेंबर दैट? 1965 में नॉवेल पब्लिश हुआ था और 5 साल बाद मूवी बनी थी। तो उस मूवी में गिरीश कर्नाड प्लेड द रोल ऑफ प्रणेशाचार्य। गिरीश कर्नाड एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट भी थे, ठीक है? रिमेंबर दिस। एंड प्रणेशाचार्य एक्चुअली मैरिड एन इनवैलिड वुमन, उसका नाम था भागीरथी। वो बहुत अपाहिज औरत थी और वो हमेशा एक ब्रह्मचारी रहना चाहते थे लाइफ टाइम। तो इस वजह से उन्होंने एक ऐसी लेडी से शादी की थी जिसकी वो हमेशा सेवा करते रहते थे और वो अपाहिज थी, शी वॉज बेड रिडन। ओके। प्रणेशाचार्य ऑल्सो गेट seduced बाय चंद्री लेटर ऑन एंड गिल्ट में ही वो विलेज छोड़ देते हैं, जो मैंने आपको अभी समरी में समझाया, ठीक है? देन देयर इज चंद्री। चंद्री जो है वो नारायणप्पा की कीप है, नारायणप्पा के साथ ही रहती है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड सेडक्टिव। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो। एंड शी इज़ वेरी सिंसियर टू नारायणप्पा, क्योंकि जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपना सारा गोल्ड दे देती है। और जब वो इवन खुद उसका क्रिमेशन करती है, पूरा घर भी जला देती है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे लेफ्ट फॉर हर, ठीक है, टू क्रीमेट द बॉडी, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी क्रिएटिंग सो फाउल स्मेल। तो ऐसे में क्या होता है, वो अपना गोल्ड भी दे देती है। एंड शी वीप्स वेरी मच फॉर नारायणप्पा, बिकॉज नारायणप्पा और बाकी जो ब्राह्मण्स थे उनकी तरह नहीं था। और उसी की तरह जो अदर ब्राह्मण्स है ना, दुर्गा भट्टा और इस तरह के लोग, वो लोग नारायणप्पा की चॉइस देख के, यानी कि चंद्री को देख करके बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। एंड दे ऑल्सो डिज़ायर हर। ओके। एंड शी इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ मेनका एंड उर्वशी फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। जो उसमें ब्यूटीफुल अप्सराएं थीं, जिन्होंने अलग अलग ऋषियों को सेड्यूस कर लिया था, एंड इवन दे उन्होंने उनकी तपस्या भी भंग कर दी थी। तो उन सभी जो अप्सराएं हैं उनको वो सिंबलाइज करती है। या तो जो मेन कैरेक्टर थे 3 वो हमने पढ़ लिए हैं, वो हैं आपके प्रणेशाचार्य, चंद्री और नारायणप्पा। पुत्ता भी है, पुत्ता को अभी हम आराम से डिस्कस करेंगे, पर आई एम गोइंग थ्रू द फ्लो ऑफ द स्टोरी, ठीक है? गरुड़ा और सीता देवी का एक बेटा है श्यामा। और श्यामा पहले तो प्रणेशाचार्य के अंडर संस्कृत की पढ़ाई कर रहा होता है, पर नारायणप्पा के इन्फ्लुएंस में आके वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और गरुड़ाचार्य एक बहुत ही ग्रीडी व्यक्ति है, ठीक है? और इसकी वाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। देन देयर इज श्रीपति। श्रीपति जो है एक ऑर्फन है, जिसे गरुड़ा और उसकी वाइफ सीता ने, दोनों ने उसको गोद लिया था। और उन्होंने उसकी शादी लीलावती से कराई थी। अनुसुईया एक और कैरेक्टर है, ठीक है? तो अनुसुईया की जो अकेली बेटी थी लीलावती, उससे। पर श्रीपति जो है वो भी नारायणप्पा के इन्फ्लुएंस में आके एक बेली नाम की लोअर कास्ट वुमन के साथ रहने लगता है। नाउ देयर इज बेली। बेली जो है श्रीपति के साथ ही रहती है। शी इज ऑल्सो अ लोअर कास्ट वुमन एंड शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सेडक्टिव। देन देयर इज़ लक्ष्मी देवम्मा, वो एक चाइल्ड विडो है। और बेसिकली विलेजेस में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन होता है, और यहाँ भी उसका एक आइडिया यहाँ दिया है यू आर अनंथा मूर्ति ने। कई सारे लोग उसे हाफ फिट लक्ष्मी देवम्मा कहते हैं और सोर बेल्च कहते हैं, ठीक है? क्योंकि गरुड़ा ने उसकी सारी की सारी मनी हड़प ली है, उसकी प्रॉपर्टी ज्वेलरी सब ले ली है, और अब वो थोड़ी पागल सी हो गई है। तो वो एक तरह से एक विक्टिम है सोशल कंस्ट्रक्ट्स की। और जो वेमेन हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, उनको भी वो एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। देन देयर इज़ मंजैया। मंजैया एक फ्रेंड था नारायणप्पा का, और वो प्रजातिपुरा में रहता है, और वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड टाइप का व्यक्ति है। जब उसे पता चलता है कि दुर्वासापुर में प्लेग फैल गया है, तो वो बाकी के विलेजेस को इन्फॉर्म करने चला जाता है कि आप सब लोग दुर्वासापुर में मत जाना, क्योंकि प्लेग फैल गया। उस टाइम पे प्लेग बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती थी। आचार्य लक्ष्मणाचार्य भी नारायणप्पा से रिलेटेड है, बट इट इज़ थ्रू हिज वाइफ अनुसुईया। लक्ष्मणाचार्य और अनुसुईया ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? लक्ष्मण और अनुसुईया। और इनकी एक सिस्टर है जिससे नारायणप्पा की शादी कराई हुई थी, पर नारायणप्पा इसको छोड़ करके ही गोज़ टू लिव विद चंद्री, जो कि प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है? और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्साए हैं नारायणप्पा से इस रीज़न से, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रीडी हैं। देन देयर इज़ दुर्गा भट्टा। ये एक स्मार्टा ब्राह्मण है, और वो जो माधव ब्राह्मण्स हैं उनकी ऑर्थोडॉक्सी को बहुत ज़्यादा हेट करता है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा लस्टी टाइप का आदमी है, एंड ही इज़ वेरी लस्टफुल फॉर चंद्री एज वेल। और उसके रूम में एक मत्स्यगंधी नाम की बहुत ही सिडक्टिव सी लेडी है, उसकी बेडरूम में उसके फोटो है। और इट शोज दैट लस्टफुल साइड ऑफ दिस ब्राह्मण, ठीक है? स्मार्ता ब्राह्मण है वो। देन देर इज़ दसाचार्य। दसाचार्य एक माधवा ब्राह्मण है, और वो अपना पेट ऐसे ही भरता है, जैसे किसी कोई सेरेमनी हो रही होती है दुर्वासापुर में, किसी का अंतिम संस्कार होगा या किसी का कोई भी संस्कार होता है, तो वो उनसे ही अपना पेट भरता है, वहीं खाना पीना खा पी के।
और वो जल्दी से जल्दी नारायणप्पा को क्रिमेट करना चाहता है ताकि उसको भी कुछ खाने को मिले। और उसकी जो हंगर है वो उसको फ़ोर्स करती है कि वो सारे अपने एफ़र्ट्स डाल दे कि जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाए, और उसकी डेथ हो जाती है बाद में प्लेग से। Now comes the very important character of this novel, which comes during the end of the novel, and which is पुत्ता। पुत्ता जो है वो एक हाफ कास्ट है और मलेरा कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और उसको बोलते हैं टॉकेटिव पुत्ता, रिडलिंग पुत्ता, इस तरह के नामों से रेफर किया गया है, ठीक है, नॉवेल में। एंड ही लीड्स अ वेरी चेयरफुल लाइफ, बहुत हेल्प करता है सबकी, बहुत चैटी नेचर है उसका। प्रणेशाचार्य जब उसे पहली बार मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको अपने से हटाने की कोशिश करते हैं कि वो चला जाए, पर पुत्ता उनका साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। ही सिट्स when he sits and he gets up when he gets up, ठीक है, तो ही फॉलोज हिम लाइक अ शैडो, और वो बार बार उनसे रिडल्स भी पूछता रहता है, ठीक है। अब वो आचार्य को प्रैक्टिकल लाइफ दिखाने की कोशिश करता है, कलरफुल लाइफ दिखाने की कोशिश करता है, उनको मेले में लेके जाता है, पद्मावती के पास लेके जाता है, ठीक है। पद्मावती भी एक हाफ कास्ट है और वो भी मेलिगे विलेज में रहती है, ठीक है। और वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसका पुत्ता से। तो पुत्ता और पद्मावती ये दोनों ही हाफ कास्ट हैं। हाफ कास्ट क्या होते हैं? जिसका फादर अपर कास्ट होता है और मदर लोअर कास्ट होती है, ठीक है। बेसिकली इस तरह का बहुत एक सिस्टम चलता था पहले, बहुत पहले, जबकि जो विलेज हेड्स होते थे दे यूज टू कीप डिफरेंट प्रोस्टिट्यूट्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, एंड डिफरेंट कीप्स। तो वो उनसे जो बच्चे हो जाते थे उनको हाफ कास्ट कहते थे, और उनकी हालत बहुत बुरी होती थी क्योंकि लोअर कास्ट वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते थे उनको अपने में। दे वर कॉल्ड मिक्स्ड ब्लड और हाइब्रिड बोला जाता था उनको। और जो अपर कास्ट वाले होते थे वो तो उनको ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं ही करते थे। तो आई गेस आप सभी को स्टोरी ये समझ में आ गई होगी। एक डिफरेंशिएट करने के लिए और ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने एक यहाँ पे विमेन कैरेक्टर्स और मेल कैरेक्टर्स अलग अलग किए हैं, ठीक है। विमेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं आपके? चंद्री, बेली और पद्मावती। ये तीनों ही लोअर कास्ट विमेन हैं और तीनों ही प्रोस्टिट्यूट्स हैं। भागीरथी जो कि प्रणेशाचार्य की वाइफ है, और उसका नाम जैसा है भागीरथी जो कि पर्यायवाची है गंगा का, यानी कि शी इज़ वेरी प्योर, और उसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, बेड पे ही लेटे लेटे। एंड वो एक बहुत ही इनवैलिड लेडी है, ठीक है, अपाहिज औरत है। लक्ष्मी देवम्मा ये भी क्या है, हाफ विड लक्ष्मी देवम्मा बोलते हैं इनको क्योंकि वो पागल हो गई हैं, क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई है और गरुड़ा ने उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या करी, हड़प ली है। देन देर इज़ अनुसुईया और सीता देवी, ये दोनों अपर कास्ट विमेन हैं, और इन दोनों ने चंद्रिका गोल्ड देख करके नारायणप्पा का क्रिमेशन करने के लिए ये दोनों रेडी हो गए थे। देन मेल कैरेक्टर्स, प्रणेशाचार्य, नारायणप्पा एंड पुत्ता। पुत्ता इसमें से क्या है, हाफ कास्ट है। नारायणप्पा आपको पता है जिसकी डेथ स्टार्टिंग में हो जाती है, बट ही इज़ प्रेजेंट इन द होल नॉवेल, ओके। देन प्रणेशाचार्य, अभी तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, गिरीश कर्नाड, ठीक है। प्रणेशाचार्य क्या है आपके? जो कि वैदिक लर्निंग वाले हैं, ठीक है। देन देर इज़ दुर्गा भट्टा, गरुड़ाचार्य, लक्ष्मणाचार्य, ये तीनों जो हैं ये बिल्कुल करप्ट ब्राह्मण्स हैं, एंड दे रिप्रेजेंट द करप्शन दैट इज़ देयर इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी। देन देर इज़ मंजैया एंड श्रीपति, ये दोनों फ्रेंड्स हैं नारायणप्पा के। नाउ कमिंग टू द थीम्स ऑफ दिस नॉवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। आपको देखने में एक नॉर्मल स्टोरी लगेगी, पर एक्चुअली में छोटे छोटे डिस्कशन से, छोटी छोटी चीज़ों से क्या किया है, बहुत सीरियस इश्यूज को उठाया है अनंत मूर्ति ने, एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ केप्ट इट ओपन एंडेड। ब्राह्मणिज्म इन क्वेश्चन, तो इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है कि एक्चुअली में कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मणिज्म है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, और डू एक्चुअली पीपल फॉलो such kind of Brahmanism? The answer is no, because when we look at the people like Dasacharya, Durga Bhatta, Lakshmanacharya, and Garudacharya, we see that they are so corrupt that they don't feel mercy for even, old women, widow people, widow women, and all those. They don't feel mercy for anyone in the village. इवन नारायणप्पा की डेथ में भी सभी लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। देन कास्ट सिस्टम एंड इट्स फॉल्सहुड, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें दिखाया है कि कास्ट सिस्टम एक्चुअली में क्या करता है लोगों के लिए और किस तरह से ये एकदम से फॉल्स सिस्टम है, ठीक है, विच ओनली एंड्स अप इन सप्रेशन, डिजेक्शन एंड विच ओनली एंड्स इन सप्रेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल। संस्कारा, लैक और अबंडेंस, इसकी थीम है कि संस्कारा का एक्चुअली क्या इनमें लैक है, इन लोगों में कमी है संस्कार की,
या फिर ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा संस्कारी समझते हैं कि दे आर नॉट रेडी टू क्रिमेट नारानप्पा। ठीक है, दे शो देमसेल्व्स एज इफ दे आर फुल ऑफ ऑल द संस्कारा, बट दे आर एक्चुअली लैकिंग इन इट। ठीक है, तो एक्चुअली में अपने आप को दिखाना क्या चाह रहे हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा संस्कारी टाइप के लोग हैं, पर एक्चुअली में वो नहीं है। तो एक तरह से आयरनी भी है इसमें संस्कारा, जो इसका टाइटल है इसमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, तो उसमें आप इस तरह के पॉइंट्स डाल सकते हो। ओके, बाकी संस्कारा का जो मीनिंग है वो सब हमने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया ही था। ओके, देन इट इज़ अ राइट फॉर द लिविंग। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसका जो सब टाइटल है नॉवेल का, संस्कारा अ राइट फॉर द डेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ राइट फॉर द लिविंग। तो जो ये संस्कारा है, संस्कारा के बाद क्या होता है, किसी की लाइफ क्या होती है, एकदम प्योर हो जाती है, सेक्रेड हो जाती है, दे गो थ्रू अ चेंज। पर यहाँ पे जो चेंज है वो नारायणप्पा की बॉडी में नहीं है। नारायणप्पा इज द सेम, जैसा वो एंटी ब्राह्मण था वैसे ही डेथ के बाद भी वो एंटी ब्राह्मण ही रहेगा लोगों के लिए। पर जो रियल में जो संस्कार, जो जिसका परिवर्तन हुआ है, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो है प्रणेशाचार्य। बिकॉज अर्लियर ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ ब्राह्मण, बट नाउ ही इज वेरी मच प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। The novel also talks about purification of society, the samskara of whole society, so that it goes through a change and purifies itself. So it shows that the society has become so corrupt, और फिर एंड में जो दुर्वासापुर है वहाँ प्लेग आ जाता है, और प्लेग के बाद जनरली हाफ ऑफ द विलेज या ज़्यादातर तो विलेजेस क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय ही हो जाते थे। तो एक तरह से वो भी दिखाया है। एंड क्वेस्ट फॉर डिविनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ द एंट्री ऑफ पुत्ता। जब पुत्ता की एंट्री हो जाती है प्रणेशाचार्य के साथ, तो उस समय जो उनका जो कॉन्वर्जेशन है उससे पता चलता है कि एक्चुअली में द नॉवेल इज़ ऑल्सो अबाउट द क्वेस्ट फॉर डिविनिटी, की डिविनिटी आपको शास्त्रों को पढ़ करके नहीं मिलेगी, बट इफ़ यू एक्सेप्ट द विश ऑफ गॉड, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट ऑल द काइंडनेस एंड enjoy this the beauty of this life, then also you can achieve that divinity. Okay, so these are all the themes which are there. Okay, so first is Brahminism in question, caste system and its falsehood, samskara, lack or abundance, a right for the living, purification of society, quest for divinity. So thank you so much for watching this video so far. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I upload a video. Please subscribe. Thank you.